आप सभी को राधे राधे। 28 फरवरी साल 2025 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए प्यारे बच्चों, हम लोग हमारे आज के इस वैल्यूबल से सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन हमारा बहुत खास, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और चलते हैं हमारे करंट अफेयर के सेशन में आगे। पर उससे पहले आपको अच्छे से पता होगा कि अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। और के साथ साथ अगर आप हरियाणा जीके पढ़ना चाहते हैं तो स्टार IQ एप्लीकेशन पे एक तो आप लोग वीडियो के थ्रू पढ़ना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए प्रतिज्ञा बैच है, लेकिन किताब के लिए आप लोग जो है ना इस बुक को ले सकते हैं। अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे आप लोगों को इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, कल आपसे एक सवाल पूछा था मतलब लास्ट सेशन में कि हरियाणा के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं। तो अभी हाल ही में हरियाणा के नए मुख्य सचिव बने हैं अनुराग रस्तोगी। इनसे पहले विवेक जोशी जी थे, लेकिन अभी वो करंट में इलेक्शन कमिश्नर बन चुके हैं भारत के। ठीक है, हरियाणा सरकार ने किस नीति के अनुसार भिवानी विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत आने वाले स्कूलों में त्रिभाषा फॉर्मूला लागू किया है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, त्रिभाषा फॉर्मूला। एक्चुअली जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ना 2020, आप सबको अच्छे से पता होगा, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है। इसी के चलते हुए त्रिभाषा, इसको अभी रिसेंटली भारत के शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने स्पेशली कहा है कि पूरे भारत में इसको लागू कर दिया जाना चाहिए। इसके लिए सरकार उन राज्यों को स्पेशल फंड देगी। तो त्रिभाषा फॉर्मूला बेसिकली क्या है? देखो, एक तो ये लैंग्वेज होगी आपकी, क्या एक तो मान लेते हैं कि नेटिव लैंग्वेज होगी। फॉर एग्जांपल के लिए मातृभाषा के रूप में मान लेते हैं कि हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में हिंदी चलती है तो हिंदी है। एक ऑब्वियस है इंग्लिश है, क्योंकि इसमें जॉब वगैरह क्रिएट करने में या जॉब लेने में बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। इंटरनेशनल लैंग्वेज है ये, अगर आप इस लैंग्वेज को सीखते हैं तो आपको आने वाले फ्यूचर के अंदर बड़ा हेल्प मिलता है, कहने का सेंस ये है। और एक लैंग्वेज आप कोई भी हो सकती है, वो हो कोई भी, मतलब भारत की भाषा हो सकती है किसी भी राज्य की, पर एक लैंग्वेज आपको वो चूज करनी होगी। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का एक टारगेट है। तो इसके लिए 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों को अंग्रेजी हिंदी भाषाएं अनिवार्य रूप से पढ़नी होगी ही, जबकि तीसरी भाषा के लिए उन्हें 3 भाषाओं में से एक चुनना होगा। जैसे एक तो या तो वो संस्कृत पढ़ सकते हैं या पंजाबी या उर्दू, ऐसे विकल्प दिए जाएंगे। ऐसे बाकी राज्यों के अंदर भी है, बाकी राज्यों पे डिपेंड भी करता है कि वो कैसा इसमें ऑप्शन रखते हैं। हो सकता है जैसे हरियाणा ने 3 लैंग्वेज का ऑप्शन रख दिया। अब 3 लैंग्वेज का ऑप्शन रखने का कारण है संस्कृत एक लैंग्वेज, पंजाबी पड़ोसी राज्य के चलते हुए, या उर्दू है, उर्दू लैंग्वेज भी एक एड ऑन कर दी है। बहुत सारे लोग जो है इससे रिलेट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो अनिवार्य विषयों में से और कौन से हैं, मैथमेटिक्स हो गया है या साइंस हो गया है और SS हो गया, ये तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो मतलब हिंदी तो होगा ही होगा, कंफर्म है। और मतलब सॉरी, इंग्लिश होगा ही होगा, हिंदी भी होगा, मैथ भी होगा, साइंस भी होगा और SS भी होगा। इसके अलावा एक लैंग्वेज और भी होगी, इसके अलावा पंजाबी, उर्दू या संस्कृत, इनमें से कोई एक चुनना होगा। इन विद्यार्थियों को व्यावसायिक विषय है, वोकेशनल एजुकेशन वाले सब्जेक्ट में भी, जैसे शारीरिक शिक्षा है, चित्रकला है, संगीत है, इनमें से भी एक सब्जेक्ट चुनना होगा। और ये नया आदेश है, ये बेसिकली सेक्शन जो इस बार का सेशन है ये 2025-26 है, इसमें ही लागू हो जाएगा। और आने वाले 26-27 से जो है ना दोनों ही क्लासेस में, स्टार्टिंग में 9th क्लास में लागू हो रहा है, फिर इसके बाद में 10th और 9th दोनों में लागू होगा ये 26-27 वाले सेशन से। पंजाबी शिक्षकों और भाषा संवर्धन सोसाइटी ने इस निर्णय का स्वागत भी किया है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को त्रिभाषा फॉर्मूला लागू करने वाला भारत का पहला राज्य ही हरियाणा राज्य है, ये याद रखना आप। अतिरिक्त सुधारों की मांग भी है। पंजाबी अध्यापक लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार भी कर रहे थे। उन्होंने आग्रह किया था कि उन्हें योग्यता के आधार पे बेसिकली प्रमोशन मिले। और सरकार ने हरियाणा जो बोर्ड है उसमें 9 से 12वीं तक CBSE पंजाबी पाठ्यक्रम लागू करने का आग्रह किया है। पंजाबी भाषा वाले जिले जो है ना, पंचकुला है, अम्बाला है, कुरुक्षेत्र है, यमुनानगर, फतेहाबाद, सिरसा, करनाल, कैथल, इनमें पंजाबी शिक्षकों की नियुक्ति और इन जिलों के लिए शिक्षक ट्रांसफर पॉलिसी है वो भी बेसिकली प्राथमिकता से दी जाएगी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्लास 3 से पंजाबी को एक विषय के रूप में भी स्टार्ट किया जाएगा। तो हरियाणा ओवरऑल 2025-26 से ही लागू करने जा रहा है, भारत का पहला राज्य है ये। इसमें और भी बहुत सारे प्रावधान है। मेन ये है कि अलावा जैसे मान लेते हैं कोई बच्चा पढ़ रहा है और वो 3 साल की मान लेते हैं ग्रेजुएशन है, 1 साल कर लिया, उसके बाद में किन्हीं कारणों के कारण उन्हें ग्रेजुएशन छोड़नी पड़ी। तो अब तो क्या होता है कि 1 साल का ग्रेजुएशन उसने पूरा किया है,
तो बीच में छोड़ दिया तो उसको फिर से दोबारा से पूरी ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, 1 साल का उसका रिकॉर्ड है वो मेंटेन रहेगा, रिमेनिंग 2 ईयर वो आगे जाके कभी भी कर सकता है। तो ऐसे करके कई सारे प्रावधान हैं इसके अंदर जो अभी एड ऑन किए गए हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का उद्देश्य यही है कि भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए 21वीं सदी के लक्ष्यों को सतत विकास गोल नंबर 4, जो हमारा एसडीजी गोल नंबर 4 है, इसको पूरा करना है। ये पहले वाली एजुकेशन पॉलिसी 1986 है, इसका स्थान लेगी जो 1992 में संशोधित करके लागू किया गया था। सार्वभौमिक पहुंच है इसका टारगेट है कि पूरे स्कूल से लेके स्टार्टिंग से लेके और आगे तक की जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड करना। प्रारंभिक बाल्यावस्था में शिक्षा 10+2 से 5+3+3+4 इस प्रणाली में परिवर्तन करके प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल है उस पर जोर दिया जाएगा। मतलब पहले क्या था, 6वीं क्लास से 6 साल का बच्चा होता था तब उसको पहली क्लास में एडमिशन देते थे। अब ऐसा नहीं है, अब 3 साल के बच्चे को मतलब पहली क्लास में एडमिशन तो दिया जाएगा उसको 6 साल का भी, लेकिन 3 से 6 साल के बीच में भी पढ़ाया जाएगा उस बच्चे को। यहाँ पे उसको मातृभाषा पे खास तौर पे ध्यान दिया जाएगा। तभी मैं कई बार कहता हूँ कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के चलते हुए एनटीटी टीचर है ना, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग है या अर्ली चाइल्ड जो आपका केयर एजुकेशन है, ईसीसीई टीचर है, इनकी बहुत डिमांड बढ़ेगी। कई बार कहता हूं मैं कि इनके डिप्लोमा या इनके कोर्सेज आपके पास में होने चाहिए, समय रहते करिएगा। इन फ्यूचर में आपको ये जॉब में बहुत हेल्प मिलेगी। हरियाणा राज्य पहला ही है ऐसा करने वाला। बाकी इनके रिलेटेड अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जो स्टार IQ एजुकेशन है अपना टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं इनके कोर्सेज के रिगार्डिंग। ये बहुत ज़रूरी है इन फ्यूचर के लिए, स्पेशली गर्ल्स के लिए तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है ये। बहुभाषावाद है, कक्षा 5 से शिक्षा के माध्यम से मातृभाषा या केंद्रीय भाषाओं के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा समावेशी शिक्षा है, सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूह है, विकलांग बच्चे हैं, बाल भवन है, इनकी स्थापना की जाएगी। और 2035 तक जो है ना, इसका नामांकन अनुपात 26.3% से बढ़ा के 50% करना है और इसका टारगेट 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ना भी है। ये कई सारे टारगेट लेके चल रहे हैं हम लोग इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के। वैसे मैं आपको एक चीज़ और इसमें ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि एक राज्य है तमिलनाडु अभी रिसेंटली इसी के लिए विवाद में चल रहा है। अब क्या है कि इसके लिए सरकार फंड देगी और सरकार ने कहा है कि अगर कोई राज्य से नहीं अपनाता है तो लगभग 2000 करोड़ रुपए का फंड है वो नहीं दिया जाएगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का नाम है MK स्टालिन। उन्होंने कहा 2000 करोड़ तो क्या, अगर सरकार मुझे 10,000 करोड़ भी राज्य को देती है तो भी मैं इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू नहीं करूंगा। अब आप कहोगे सर तमिलनाडु भला ऐसा क्यों नहीं करना चाहता? तमिलनाडु ये कह रहा है कि ये जानबूझ के हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करना चाहते हैं। हालांकि ऐसा है नहीं कहीं इस पॉलिसी के अंदर, इसमें बस ये है कि आप कोई भी नेटिव लैंग्वेज, ऐसा जैसे अभी यहाँ तो ऑप्शन दे दिए पंजाबी के, संस्कृत के, ऐसे ऑप्शन दे दिए उर्दू के, आप कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल तमिल में तो तमिलियन चलती है, आप तमिल तो रख ही लो। इसके अलावा आप एक नेटिव लैंग्वेज रख सकते हो, जैसे आपके पास में आंध्र प्रदेश लगता है तो आप तेलुगु कर सकते हो, आप मलयालम कर सकते हो, केरल लगता है पास में, कन्नड़ पास में लगता है, आप मतलब कर्नाटका पास में लगता है तो कन्नड़ कर सकते हो आप। तो आप कोई भी ऐसी एक नेटिव लैंग्वेज चूज कर सकते हो और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप हिंदी को ही अपनाओ। लेकिन इनका कहना है कि जानबूझ के हिंदी भाषा को जोर देना चाह रहे हैं। और आपको अच्छे से शायद पता ही होगा कि जो दक्षिण भारत के राज्य हैं वो हिंदी से कटते हैं। इसका मतलब ये है कि वहाँ की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, ऐसा नहीं कि एक पॉलिटिकल पार्टी, हर कोई पॉलिटिकल पार्टी हिंदी लैंग्वेज, वो चाहते ही नहीं है कि हिंदी लैंग्वेज यहाँ पे अप्लाई हो। वो चाहते हैं कि हमारी तमिल भाषा इसे ख़त्म हो जाएगी, हमारा जो कल्चर है वो ख़त्म हो जाएगा। तेलुगु वाले चाहते हैं हमारा तेलुगु कल्चर ख़त्म होगा, कन्नड़ वाले कहते हैं हमारा कन्नड़ कल्चर ख़त्म हो जाएगा, और मलयालम वाले कहते हैं हमारा मलयालम कल्चर ख़त्म हो जाएगा, इधर आसाम वाले कहते हैं असमिया कल्चर ख़त्म हो जाएगा हमारा। तो ये चाहते ही नहीं है कि किसी एंगल से इनकी यहाँ पे लैंग्वेज जो है ना, बंगाल वाले बंगाली के लिए कहते हैं। तो अभी इन्होंने तो साफ तरीके से मना कर दिया है। और एक बात और है, इनका कहना है कि इससे ड्रॉप आउट रेट और बढ़ जाएगा। कहते हैं अभी बच्चों को डर लगता है कि वो स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं, वो 1 साल बीच में छोड़ देंगे तो उनका 1 साल बर्बाद हो जाएगा। कहते अगर आप ये कर दोगे कि 1 साल का रिकॉर्ड रहेगा, बाद में 2 साल बाद में कर लेना, तो कहते हैं इससे ड्रॉप आउट ज़्यादा बढ़ेगा। एक अभी रिसेंटली देखो, पहले क्या होता था कि 8वीं क्लास तक के बच्चों को फेल नहीं करना होता था, लेकिन अब ऐसा होगा, फेल करना होगा। तो फेल करना मतलब कर सकते हैं 5वीं या 8वीं क्लास के बच्चों को। पहले ऐसा मतलब एक बार के लिए बिल्कुल रोक लगा दी गई थी ताकि बच्चों का जो परसेंटेज है स्कूल में वो बढ़े। तो कहते हैं इससे इन्होंने इसका भी अपोज किया। कहते हैं इसे ग्रामीण जो इलाके के बच्चे हैं
उन पे नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। अगर वो फेल हो जाते हैं, मान लेते हैं 5वीं क्लास में या 8वीं क्लास में फेल हो जाएंगे, तो उन पे गहरा प्रभाव पड़ेगा। आर्थिक रूप से वो कमज़ोर होते हैं तो फिर वो आगे स्कूल में आगे जाएंगे ही नहीं, आगे पढ़ेंगे ही नहीं। तो इस फैसले को भी वो नकार रहे हैं। तो कहते हैं हमारी जो पुरानी एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत बढ़िया है, और तमिलनाडु अगर इसको लागू कर देगा तो बहुत साल पीछे चला जाएगा वो। तो ऐसा तमिलनाडु का कहना है। तो मतलब भारत का पहला राज्य है जो अप्लाई कर रहा है वो अपना है, लेकिन पहला राज्य जो भारत का त्रिभाषा फॉर्मूले को नहीं अप्लाई कर रहा, वो याद रख लेना तमिलनाडु है। हो सकता है इन फ्यूचर में इसके फेवर में बाकी राज्य भी आ जाए, जैसे आंध्र प्रदेश भी आ जाए, बंगाल आ सकता है जहां तक मुझे लग रहा है, और कुछ और भी राज्य आ सकते हैं इसके लिए। बाकी आपका क्या कहना है इस बात पे, इसके पीछे क्या कारण है? हालांकि इस पे विपक्षी तो ये कहते हैं कि अगर तमिलनाडु में हिंदी भाषा लागू करवा दी गई तो कहीं वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स जो है ना उनको नुकसान हो जाएगा। सो खैर अलग अलग कारण लोग बता रहे हैं। फिलहाल जो सीएम साहब ने कहा मैंने वो आपको शेयर किया है। तो खैर एग्जाम पर्सपेक्टिव दोनों इंपॉर्टेंट है। जो मैंने आपको तमिलनाडु वाली बात बताई है वो सिविल पर्सपेक्टिव मेंस पेपर के लिए एथिक इशू में आपको काम आएगी ये बात, ठीक है। चलिए खैर आगे बात करते हैं हम लोग। अगला जो सवाल है कि हरियाणा के अंबाला में तैयार हो रहे डोमेस्टिक एयरपोर्ट के लिए आमंत्रित की गई बीड में किस एयर रूट फ्लाइंग बिग जो एयरलाइंस है इसको मिला है? तो अंबाला श्रीनगर अंबाला इस रूट को मिला है ये नया, और ये आने वाले टाइम में जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है। और ये एक उड़ान योजना है, इसके चलते हुए ये एक एयरपोर्ट स्टार्ट होगा। उड़ान उड़े देश का आम नागरिक, रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए साल 2016 में इसको स्टार्ट किया गया था, और 2024 में 3 नए एयरपोर्ट भी आए हैं इसके चलते हुए। एक मध्य प्रदेश में रीवा एयरपोर्ट है एमपी में, और एक छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर एयरपोर्ट आया है। इसके अलावा जो है छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर के अलावा यूपी में सहारनपुर एयरपोर्ट आया है। 3 नए एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो इसमें बस यही है कि आम लोगों को जो फ्लाइट है वो अवेल हो सके, आसपास के एयरपोर्ट है, छोटे एयरपोर्ट है, वो स्टार्ट किए जा सके। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन के साथ में सिविल एनक्लेव भी बनेगा। 20 एकड़ भूमि पर जल्दी स्टार्ट होगा निर्माण प्रक्रिया। टेक्निकल बिड ओपन हुई है, 3 फॉर्मों के लिए अप्लाई भी किया है फार्मा के द्वारा, और तो 3 फर्म है बड़ी बड़ी उन्होंने अप्लाई किया है इसमें। और एयरफोर्स स्टेशन पर रोड पे लगे आरसीएन उड़ान योजना है उसको बोर्ड और झंडे भी लगा दिए गए हैं। अभी रिसेंटली सेम समस्या से ग्रस्त 75 एकड़ जमीन पर पर्यटन स्थल और पक्षी विहार विकसित करने की संभावना तलाशने के लिए संयुक्त टीम ने हाल ही में बिरही कला गांव पहुंची है। ये गांव कहां पे है? तो ये गांव चरखी दादरी का गांव है एक्चुअली। सेम ग्रस्त समस्या से 75 एकड़ जमीन पर पर्यटन स्थल और पक्षी विहार विकसित करने की संभावना तलाशने के लिए ये टीम जो है ना बिरही कला गांव गई थी, और यहाँ पे 44 पक्षी प्रजाति है जो ना वो मिली है, जिसमें से 19 विदेशी प्रजाति है। इतना ही नहीं, 3 प्रजाति ऐसी भी है जो विलुप्त होने के कगार पे है। तो यहाँ पे पक्षी विहार बनाया जा सकता है इन फ्यूचर के लिए। यहाँ 25 भारतीय प्रजाति मिली है, 19 विदेशी प्रजाति मिली है, जिनमें से यूरेशियन स्पून बिल है, इसके अलावा ब्लैक हेडेड है, पेंटेड स्टॉक नामक प्रजाति है। ये लगातार विलुप्त होती प्रजाति है, और ये विलुप्त प्रजाति जो है ना इस पे यहाँ पे अभी रिसेंटली इस गांव के अंदर पाई गई है। हाल ही में किस जिले की अपैरल ट्रेनिंग एंड डिजाइन सेंटर एटीडीसी और साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड बिलासपुर ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के वंचित युवाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम स्टार्ट करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पे साइन किया है? तो ये गुरुग्राम का है, इसमें अभी साइन किया गया है। इस कार्यक्रम का टारगेट है कि कौशल आधारित प्रशिक्षण प्रदान करके आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के वंचित युवाओं का उत्थान करना है। ये पहल साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR इनके द्वारा स्टार्ट की जा रही है। इसके तहत 400 जो बच्चे हैं उनको 3.12 करोड़ रुपए जो है ना वो दिए जाएंगे ट्रेनिंग के लिए स्पेशली। और इस ट्रेनिंग कार्यक्रम में बेसिकली जो है ना 300 उम्मीदवारों के लिए ट्रेनिंग केंद्र सेटअप किया जाएगा, और ये विश्राम और इसके अलावा सोहागपुर और कोरबा क्षेत्र है वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर है वो सेटअप किए जाएंगे। इसके अलावा 100 अभ्यर्थियों के लिए मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में भी ट्रेनिंग सेंटर सेटअप होने वाले हैं। तो इसका ओवरऑल टारगेट यही है कि कोयला क्षेत्र में वंचित युवाओं को सशक्त बनाना है, स्वरोजगार और नौकरी देना है, विकसित भारत के विजन जो है ना उसके अंदर योगदान देना है। तो इसका सीधा सीधा टारगेट यही है। CSR की अगर मैं बात करता हूं तो पर्यावरण पर कंपनी के प्रभाव और सामाजिक कल्याण पर प्रभाव का आकलन करने और जिम्मेदारी लेने के लिए एक कॉर्पोरेट पहल के रूप में इसको स्टार्ट किया गया है।
ये कई सारे काम पे काम करते हैं, जैसे मान लो कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट है, इसके अलावा सामाजिक है, एनवायरमेंटल आपके फैक्टर्स हैं, उन सभी पे काम करने के लिए CSR डिपार्टमेंट है आपका। चलिए इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। आपके लिए जो सवाल है वो मैं यहाँ पे आपको ऐड ऑन कर रहा हूँ, ठीक है क्या, कि आप मुझे बताइएगा कि अभी हाल ही में किस देश के अंदर एक याले नाम का ग्लेशियर है, याले ग्लेशियर है, जो 2040 तक जो है ना खत्म हो जाएगा। याले ग्लेशियर है, उसको याला भी बोलते हैं, कई जगह पे याला भी लिखा मिलता है, ये याला या याले प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है। तो 2040 तक ये ग्लेशियर खत्म हो जाएगा। तो बताना मुझे कमेंट में आप लोग इसके बारे में। कल फिर मिलता हूँ आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे।